नमस्कार साथियों, आप सभी का बाड़मेर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण क्लास नहीं ले पाया था। आज भी तबीयत खराब थी पर क्या करूँ, रह नहीं सका। चलो आज क्लास ले लेते हैं। कल परसों अपन ने ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ा, एक महत्वपूर्ण स्थल के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की थी, जिसमें आर्य सभ्यता आज कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उत्खनन कब हुआ, उत्खनन करने वाले कौन कौन थे, उनके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा था। उससे पहले गणेश्वर के बारे में पढ़ा। ये दोनों महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल में से आती है, क्योंकि इनसे एग्जाम एक या दो क्वेश्चन श्योरली बनाता और हर एग्जाम में पूछे भी जाती है। आज अपन उससे आगे कांस्य युगीन स्थल के बारे में पढ़ते हैं। कांस्य युगीन क्यों कहा गया, क्योंकि कांस्य युगीन में कांस्य धातु का प्रयोग होने के कारण उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। अपन ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा तो वहां पत्थरों का प्रयोग था। ताम्र पाषाण के बारे में पढ़ा, वहां पर तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था। चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक कांस्य युगीन स्थल कौन कौन से, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इन आज जो अपना टॉपिक रहेगा इसमें से महत्वपूर्ण आपको टॉपिक बताए जाएंगे, उसमें से प्रश्न कहाँ से आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ये आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप सभी ध्यान लगाकर अपने मन से और नोट्स बनाते हुए क्लास मेरे साथ साथ चलेंगे। चलो आज शुरू करते हैं। कांस्य युगीन स्थल। कांस्य युगीन स्थल, कांस्य युगीन स्थल कौन कौन से उनके बारे में आज पढ़ते हैं। कांस्य युगीन स्थल में सबसे बड़ी स्थल आता है कालीबंगा। कौन से? कालीबंगा। पहला अपन पढ़ेंगे कालीबंगा। कौन सा पढ़ेंगे? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। दूसरी अपन पढ़ेंगे रंगमहल। कौन सा महल? रंगमहल। ये भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बिजोर। कौन सा? बिजोर। बिजोर भी कहाँ है? अनूपगढ़ जिले में। कौन सा? अनूपगढ़। कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ में स्थित है। उसके बाद में बरौर स्थल। कौन सा? बरौर स्थल। बरौर स्थल भी कहाँ है? अनूपगढ़, याद रखना। यहाँ पर ध्यान रखना, ये बिजोर है, ये बरौर है। अपन ने उससे पहले एक पढ़ा था ताम्रपाषाण काल में बागोर स्थल। कौन सा? बागोर। वो बागोर है जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे बसता है। ये बिजोर और बारोर ये दोनों का अनूपगढ़ जिले में स्थित है। पांचवा अपन पढ़ेंगे कर्णपुरा। कौन सा? कर्णपुरा। कौन सा पुरा? कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में स्थित है। इसमें से वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्थल रहने वाला कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। उसके बाद रंगमहल का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बिजोर का है अनूपगढ़ में। बिरौर का है, ये भी कहाँ है? बरौर भी कहाँ है? अनूपगढ़ जिले में स्थित है। कर्णपुरा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये 5 महत्वपूर्ण स्थल है जिनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चलो अपन पहली हेडिंग लगाते हैं, कालीबंगा स्थल। कालीबंगा स्थल। ये स्थल बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, कालीबंगा। कालीबंगा स्थल। कालीबंगा स्थल के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा स्थल मैंने अभी बताया कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में एक ही नदी चलती है, वो घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी? घग्गर नदी के किनारे हो जाएगी।
कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में आती है। राजस्थान में इसको मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे में स्थित है, जो हिमालय से निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, उसमें राजस्थान में मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां से आती है। राजस्थान में आने के बाद में ये क्या हो जाती है? भूमिगत हो जाती है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, उसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर विशेषता क्या रहे उनके बारे में पढ़ेंगे। खोज व उत्खनन कार्य किसने किया उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चलो बढ़ते आइए। ये कहाँ पर स्थित है? याद रखना, हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी? कालीबंगा। उसके बाद में नेक्स्ट, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? याद रखना, घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी। प्राचीन में इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी? सरस्वती। सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। ये कहां से निकलती है? उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? याद रखना, शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां कहां से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियां एचपी, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसको राजस्थान का शोक कहा जाता है। शोक। राजस्थान का, याद रखना, क्या कहा जाता है? शोक या दुख। दुख या शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि घग्गर नदी में अगर बारिश अधिक होती है तो इसमें पानी क्या आ जाता है? अधिक आ जाता है, जिसके कारण हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर आसपास इलाकों में पानी इतना तेज आता है कि वहां बाढ़ की स्थिति हो जाती है। कई घरों को यहाँ तहस नहस करती है, यहाँ का जीवन बहुत नष्ट कर देती है। इसलिए इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। इसको मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। मर्त नदी। कौन सी नदी? मर्त नदी के नाम से जाना। क्यों? मरी हुई नदी है। राजस्थान प्रवेश करने में श्रीगंगानगर होते हुए आगे जाते हुए पाकिस्तान, कभी कभी पानी अधिक होता है तो पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान, इसको हरका नदी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पानी कम होता है तो बीच में क्या सूख जाती है और भूमिगत हो जाती है। अपन पढ़े घग्गर नदी। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है। कहां से निकली? शिवालिक की पहाड़ियों से निकली। राजस्थान का दुख या शोक कहा जाता है। मर्त नदी। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? कालीबंगा सभ्यता स्थित है। याद रखना। इसका शाब्दिक अर्थ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से शाब्दिक अर्थ, यहां से एक प्रश्न बनता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखना, काली चूड़ियां। काली चूड़ियां। कौन सी चूड़ियां? काली या काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, या इसको काले रंग की चूड़ियां बोलते हैं या काले चूड़ियां के नाम से इसको जाना जाता है, उपनाम। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट लगा देना, इंपॉर्टेंट है। क्यों? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। इसको अन्य और क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता स्थल को नगरीय सभ्यता कहा जाता है? कालीबंगा को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का हुआ होते थे। क्या होते थे? बड़े बड़े नगर होते थे, जहां पर जनसंख्या नगरों के रूप से। अपन ने पहले आहड़ के बारे में पढ़ा। आहड़ है गणेश सरोवर, कैसी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण। वहां पर कैसे? गाँव में जिस लोग रहते हैं, गाँव थे, छोटे छोटे गाँव थे, लेकिन ये किसी नगर, बड़े बड़े नगरीय सभ्यता भी थी। सर्वप्रथम इसकी जानकारी कौन देते हैं कि यहाँ पर कालीबंगा है? सर्वप्रथम जानकारी दी थी, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सर्वप्रथम जानकारी देते हैं एलपी टेसीटोरी। कौन देते हैं? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी कौन देते हैं? एलपी जो टेसी साहब थे, उन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में जानकारी देते हैं। एलपी टेसीटोरी कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के थे?
इटली के रहने वाले थे। और एलपी टेसीटोरे का एक स्मारक बना हुआ, कहाँ बना हुआ है? बीकानेर में। क्या बना हुआ है? बीकानेर में स्मारक, बीकानेर में। कहाँ बना हुआ है? बीकानेर बना हुआ है एलपी टेसीटोरे। उसके बाद में भारत में इसका खोज करते कौन थे, उनके बारे में बताए, खोजकर्ता वगैरह। सर्वप्रथम इन्होंने जानकारी दी एलपी टेसीटोरी साहब ने कि यहाँ पर कालीबंगा है, लेकिन सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय सर्वप्रथम प्रकाश लाने का श्रेय जाता है अमलानंद घोष साहब को। किसको जाता है? अमलानंद घोष। कौन जाते हैं? अमलानंद घोष साहब। सर्वप्रथम प्रकाश या उसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष साहब ने की थी। कब की थी? याद रखना, 1952 ईस्वी। कब करते हैं? 1952 ईस्वी में करते हैं। कौन करते हैं? अमलानंद घोष। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ईएसटीसी या पीटी में पूछा गया कि कालीबंगा की खोज किसने की, तो बताना अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 ईस्वी में। बाद में इसके उत्खनन करता, उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है? 5 स्तरों में हुआ है। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में, याद रखना। 5 स्तरों में इसका क्या होता है? उत्खनन। उत्खनन करने वाले, उत्खनन करता कौन थे? उत्खनन करता बीबी लाल, बीबी लाल। इसका नाम था बीबी लाल बर्जवासी लाल। कौन थे? बर्जवासी लाल, उन्होंने खोज किया था। दूसरे थे बीके थापर, बीके थापर, बीके थापर एंड बालकृष्ण। कौन थे? बालकृष्ण थापर साहब, उन्होंने किया था। एक तीसरे थे आपके एमडी खरे। कौन थे? एमडी खरे साहब। कौन थे? एमडी खरे साहब। इन तीनों ने मिलकर इनकी उत्खनन का कार्य किया था। खोज करने वाले अमलानंद घोष साहब 1952 ईस्वी में किया था। उनके उत्खनन 5 स्तरों में होता है। कौन कौन करते हैं? एक तो करते हैं बीबी लाल, बीके थापर साहब और एमडी खरे साहब। ये तीनों मिलकर इसका उत्खनन का कार्य पूर्ण करते हैं। याद रखना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कालीबंगा कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। याद रखना, कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। प्राचीन नाम क्या था घग्गर नदी का? सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। उद्गम कहाँ होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान का दुख या शोक के नाम से जाना जाता है। मर्त नदी, राजस्थान की मर्त नदी के नाम से किसे जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ इंपोर्टेंट है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा, कालीबंगा अपने बारवानी कहते हैं बंगड़ी, बंगड़ी बंगड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं काली एंड काली, बंगा एंड बंगड़ी। काली बंगड़ी, काली चूड़ियां या काले रंग की जो चूड़ियां होती है उनके नाम से जाना जाता है। ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। उसके बाद में सर्वप्रथम इनकी जानकारी किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी, जो इटली के रहने वाले थे। स्मारक बना हुआ बीकानेर में। सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य श्रेय किसे जाता है? अमलानंद घोष साहब को। कब जाता है? 1952 ईस्वी में। क्या की थी? खोज की थी। उत्खनन का कार्य 5 स्तरों में पूरा होता है। उत्खनन करने वाले कौन थे? बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे साहब। इन तीनों ने मिलकर इसकी खोज सॉरी उत्खनन कार्य पूर्ण करते हैं। उसके बाद में इनसे क्या क्या अवशेष मिलते हैं, इनकी विशेषता क्या क्या थी, उनके बारे में कालीबंगा के जो उपनाम है उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अवशेषों के बारे में। इसके उपनाम, उपनाम क्या क्या थे उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? कालीबंगा। हड़प्पा का है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उसकी तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, राजधानी हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कालीबंगा को। ये कहने वाले कौन थे? एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता तीसरी राजधानी? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है।
नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती। दीन यानी सबसे गरीब। यहाँ पर जो भी लोग रहते इतने धनवान नहीं थे, मिडिल फैमिली से, तो बहुत गरीब लोग रहते, तो इसलिए इसमें दीनहीन बस्ती। हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती। कौन सी? दीन और दीनहीन बस्ती। कैसे लोग रहते थे? यहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते थे, या निर्धन बस्ती। निर्धन बस्ती, निर्धन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, या दीनहीन बस्ती के नाम से जाना। तीसरा, कहां से योगिन सभ्यता भी कहा जाता है। कहां से योगिन सभ्यता। कौन सी योगिन सभ्यता? कहां से योगिन। तो यहाँ पर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता? कांस्य धातु का प्रयोग, कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कालीबंगा को। चौथा होता है यहाँ प्रसादन। प्रसादन, प्रसादन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। प्रसादन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते थे वो खुद को अपना अच्छा दिखाने के लिए या उस बढ़िया करने के लिए उसमें मेकअप वगैरह जो भी यूज लेते थे, आधुनिक काम, फेयर लवली वगैरह जो भी काम लेते थे, वो यहाँ पे इनके अवश्य से मिलते हैं। प्रसादन सौंदर्य प्रेमी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदर, स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए भी यहाँ पर सजते और रजते। अपन बढ़ते हैं। कालीबंगा के उपनाम हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता स्थल भी कहा जाता है, प्रसादन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ के लोग स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए या सुंदर दिखाने के लिए कई प्रकार के कपड़े वगैरह पहनते थे और जो स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी करते थे, मेकअप वगैरह जो भी होता था वो यूज लेते थे। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन कालीबंगा से अपन को क्या क्या अवशेष मिलते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी। अवशेषों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम बीएसटी से 2025 में एक दो पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष मिलते हैं पहले उनके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कालीबंगा से उपलब्ध साक्ष्य या अवशेष कौन कौन से मिलते हैं इनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको विस्तार से सुनेंगे। पहला मिलता है दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत कर। दुर्गीकृत, अदुर्गीकृत, अदुर्गीकृत की जानकारी। दूसरा मिलना है दोहरा परकोटा। दूसरी जानकारी किसकी मिलती है? दोहरा परकोटा मतलब किलेबंदी या दीवार। घर के चारों ओर क्या बनी हुई? दीवार। यहाँ पर ईंटों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? ईंटों की जानकारी मिलती है। अपन आज में पढ़ा तो इनको ईंटों की जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन कालीबंगा में ईंटों की जानकारी मिलती है। ईंटों की जानकारी, ईंटों की जानकारी मिलती है। ईंटों का साइज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। 30 इंटू 15 इंटू 7.5। 30 उनकी लंबाई थी, 15 क्या थी? चौड़ाई, और 7.5 क्या थी? ऊंचाई थी। ईंटों की क्या होती? जानकारी मिलती है। चौथा, यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य में मिले हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं या
सबूत मिलते हैं। दोहरे मतलब एक साथ दो फसल को बोया हुआ उनकी जानकारी मिलती है, कौन से? कालीबंगा से मिलती है। पांचवा, 7 हवन कुंड, इंपॉर्टेंट है याद रखना। 7 हवन कुंड या अग्नि वेदिका है। 7 हवन कुंड या अग्नि वेदिका होती है, उनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में 6 कपाल खंड मिले। क्या मिले? कपाल खंड, जिसमें छिद्र किए हुए थे। क्या किए हुए थे? छिद्र किए हुए थे, जिसमें छेद किए हुए कपाल खंड मिलते हैं। कपाल खंड यानी खोपड़ी मिलती है। कितने? 6 खोपड़ियां मिलती हैं, जिसमें क्या होता? छिद्र थे। छिद्र होने के कारण इसमें किसकी जानकारी मिलती है? शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है। शल्य चिकित्सा की जानकारी किसकी मिलती है? शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है। 6 कपाल खंड छिद्र या जिसमें छेद किए हुए थे मिले, तो उस छेद किए हुए थे वहां के लोग वैज्ञानिक होने के कारण वहां पर कोई भी खोपड़े होते उसमें क्या शल्य चिकित्सा ने उसमें, तो उसमें जो भी को कमी पेशी थी उनको सही करने का या चिकित्सा के बारे में जो भी काम होता था वो करते थे, जिसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर क्या मिले? 6 प्रकार के कपाल खंड मिले। उसके बाद में यहाँ पर मिलते हैं जले हुए चावल के अवशेष। जले हुए चावल के अवशेष अवशेष मिलते। ऑब्वियसली घग्गर नदी चलती है हनुमानगढ़। वहां हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है उसको क्या मैदान, उसको पहाड़ कहा जाता है। वह नाली क्षेत्र होने के कारण वहां पर चावल की फसल की बुआई की जाती है, जैसे बासमती चावल वगैरह बोए जाते थे। वहां पर बहुत अधिक मात्रा में होते थे, पहले के टाइम में होते थे। अब वहां पर क्या होते हैं? जले हुए चावल के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद में 8वां, यहाँ पर ऊंट की अस्थियों के अवशेष भी मिले हैं। ऊंट की अस्थियां क्या मिली है? ऊंट की अस्थियों के अवशेष भी मिले हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुमारी देवी की मूर्ति भी मिली है। किसकी? कुमारी देवी की मूर्ति। कुमारी देवी की मूर्ति। कुमारी देवी की मूर्ति कहाँ मिली है? कालीबंगा से। 10वां, जो सड़क होती है वो कहाँ काटती थी? समकोण पर। कहाँ काटती थी? समकोण समकोण पर। कहाँ काटती थी? समकोण पर। सड़क कहाँ काटती थी? समकोण पर क्रॉस काटती, समकोण पर काटती थी। इसकी जानकारी मिलती है। इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पद्धति? ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड पद्धति। कौन सी पद्धति? ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता। अपन पढ़े कालीबंगा के अवशेष दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत। यहाँ पर कालीबंगा में दुर्ग बनाए गए। क्या बनाए गए? दुर्ग। दुर्गी कहते हैं जो पहाड़ों के धोरों के ऊपर बनाए गए थे, जिसके चारों ओर क्या था? परकोटा था। क्या था? परकोटा था। तो यहाँ दोहरा परकोटा के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। ईंटों की जानकारी मिलती है। ईंट किससे बनाई जाती थी? सूर्य की ताप से पकाई जाती थी और इसे सूर्य तापी भी कहा जाता है। जिसमें मकान जो घर वगैरह होते सभी ईंटों के बने हुए थे। दोहरे जोते हुए खेत के अवशेष या साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर खेती की जाती है मिश्रित, एक साथ दो फसलों को बोया जाता था, इसलिए दोहरे खेत के जोते हुए के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर जैसे गेहूं है, गेहूं के साथ क्या बोलिए जाए? चना बोलिए जाए। इस प्रकार से दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ? कालीबंगा में। हवन कुंड, हवन करने के लिए जो जगह होती है जहाँ पर बना हुआ होता है घर, जैसे आंगन वगैरह होता है घर के, या घर से बाहर कहीं बड़ा हॉल वगैरह होता है, जिसमें इस प्रकार से बनाया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर आग जला देते थे। यहाँ से यहाँ चारों ओर से लोग बैठ जाते थे और हवन कुंड या अग्नि वेदिका जो भी यज्ञ करने के लिए होती थी, आहुति देने के लिए जगह होती थी, उनके भी साथ क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। उसके बाद में कपाल खंड। क्या? कपाल खंड यानी खोपड़ी। खोपड़ी में शल्य चिकित्सा करने के लिए या उसमें कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए लोगों कपाल खंड के वेद मिलते हैं। जले हुए चावल के भी अवशेष मिलते हैं। कौन से? जले हुए चावल के अवशेष मिलते हैं।
उसके बाद में ऊंट की अस्थियां भी मिलती है। कहाँ पर? कालीबंगा में। याद रखना, कुमारी देवी की मूर्ति मिलती है। सड़क होती है जो कहाँ रहती थी? समकोण प्रकार से। ऑक्सफोर्ड पद्धति का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। यहाँ नोट करके लिखना। यहाँ पर मरण मूर्तियों का क्या था? मरण मूर्तियों का अभाव। हाँ, क्या था? मरण मूर्तियों का अभाव था। यहाँ पर मरण मूर्तियों का अभाव था। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा में। याद रखना, कालीबंगा स्थल में मरण मूर्तियों का क्या था? अभाव था। ये अपने हो गए साक्ष्य और अवशेष। आपके इंपोर्टेंट बीएसटीसी और पीटी के लिए दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, 7 हवन कुंड यज्ञ या अग्नि वेदिकाएं, 6 कपाल खंड, और ये तीनों, और दुर्गीगत और अदुर्गीगत, और परकोटा। ये 4-5 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। साक्षी से यहाँ से आपके प्रश्न बनता है। उसके बाद में पढ़े इनकी विशेषता क्या है और इनके जैसे अन्य स्थल कौन कौन से। उनके कालीबंगा की अपने अवशेषों के बारे में बात कर ली है। आगे अपन करते हैं कालीबंगा की विशेषता क्या, उनके बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा की विशेषता, कौन सी विशेषता क्या उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली विशेषता है कि ये नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। पहले भी लिखा दिया आपको कि ये कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। क्यों? ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन होने के कारण इसको नगरीय सभ्यता भी कहा गया। दूसरी, ये मात्र सत्तात्मक है। कौन सी है? मात्र। अपन ने आहड़ के बारे में पढ़ा था। आहड़ किसी पितृ सत्तात्मक, घर का जो मुखिया होता था वो घर में जो भी बड़ा सदस्य होता वही होता था। लेकिन यहाँ पर मात्र सत्तात्मक है। घर की मुखिया होता है वो कौन होती? माता होती थी, या कोई भी स्त्री जो बड़ी है घर में सबसे पहले बड़ी होती है वही क्या थी? यहाँ पर मुखिया थी। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक। स्त्री प्रधान, स्त्री प्रधान सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? स्त्री प्रधान। माता सत्तात्मक स्त्री प्रधान सभ्यता थी। और यहाँ पर एक तीसरी विशेषता है कि एकल परिवार। कौन सा परिवार? एकल परिवार। कौन सा? यहाँ पर एकल परिवार की प्रथा प्रचलित थी। अपन 8 में पढ़ा वो संयुक्त परिवार थी, जहाँ एक घर में 2 मुंह वाले चूल्हे भी मिले थे। लेकिन इसकी जानकारी मिलती है कि घर में एक ही चूल्हा, एक ही चूल्हा। कैसा चूल्हा? एक घर में एक ही चूल्हा था, इसलिए एक। और एक विशेषता है कि प्रत्येक तीसरे घर में, प्रत्येक तीसरे घर में कुएं के अवशेष, कुआं ये नहीं, ये बोरवेल, बोरवेल उसके अवशेष मिलते हैं। अपन को हाडा नहीं, वो नहीं होता है, कुएं का अवशेष मिलते हैं। याद रखना, ये नगरीय सभ्यता है। माता सत्तात्मक एकल परिवार। इसके बाद में उनके कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, उनके बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा के समान समान एक दूसरी सभ्यता स्थल भी है जो पाकिस्तान में, वहां पर जो अवशेष मिले और कालीबंगा जो अवशेष मिले दोनों क्या सिमिलर है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखना मास्टर कैप्सूल, मास्टर कैप्सूल, कैप्सूल। कौन सा? मास्टर कैप्सूल। इंपोर्टेंट करके लिखना। कालीबंगा के समान अवशेष, काली बंगा के समान अवशेष कहाँ मिले हैं? कोट दीजिए। कहाँ है? कोट दीजिए, पाकिस्तान में वर्तमान में वहां पर अवशेष मिले हैं। याद रखना, कोट दीजिए पाकिस्तान, ये के पाक में मिले। कहाँ मिले? पाक में। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? कालीबंगा संग्रहालय बना गया, उसकी स्थापना 1985 और 86 में की गई। कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में। याद रखना, कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय। कौन सा? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985 और 86 में कहाँ की गई?
हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में की गई कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना याद रखना। कालीबंगा की खोज का संपूर्ण कार्य या देख रेख किसकी देख रेख में हुआ था? ये हुआ था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत। कालीबंगा खोज व उत्खनन ये हुआ था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग था उसके अंतर्गत कालीबंगा का पूरा जो भी खोज है उत्खनन है उनकी पूरी देख रेख में कार्य किया गया था। इसकी स्थापना मैंने आपको पहले बता दिया 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। कहां पर की है? नई दिल्ली में। ध्यान रखना, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यता स्थल के और भी कई स्थल है, जैसे रंग महल है, बारोर है वगैरह। इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।